प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय वर्मा आज के अपनी इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब जानेंगे वाक्य के संदर्भ में वाक्य के अंग या घटक। अपनी पहली क्लास में हम सब ने जाना वाक्य के कुछ प्रमुख तत्व या कसौटियां होती हैं जिसके आधार पर हम जान सकते हैं कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। इसकी पहचान करने के लिए वो कुछ प्रमुख तत्व है, कुछ प्रमुख कसौटियां, उनके बारे में हमें जानना जरूरी था, वो सब जान लिया। आज की इस क्लास में हम वाक्य के अंग या घटक इसके बारे में पढ़ें। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। दो अंगों में बात करें तो एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, वाक्य का पहला अंग उद्देश्य। उद्देश्य की बात करें तो वाक्य में, कोई भी वाक्य आपके सामने है, उस वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, जिसके विषय में बात की जा रही है, वो उद्देश्य कहलाता है। उसे क्या कहेंगे हम? उद्देश्य। कोई भी वाक्य, उस वाक्य में जिसके भी बारे में बात की जा रही है, जिसके भी विषय में कुछ कहा जा रहा है, वो उद्देश्य होता है। सीधे शब्दों में उद्देश्य के अंतर्गत हम कर्ता को शामिल कर सकते हैं। उद्देश्य के अंदर किसको शामिल कर सकते हैं? कर्ता को शामिल कर सकते हैं। और कर्ता का जो विस्तारक होता है उसको भी हम उद्देश्य का ही भाग मानेंगे। सीधे शब्दों में आप समझ गए होंगे कि उद्देश्य सामान्यतः कर्ता ही होता है, क्योंकि कर्ता के संदर्भ में बात की जाती है, तो उद्देश्य सामान्यतः कर्ता होता है। और कर्ता के साथ साथ कर्ता का जो विस्तार हो रहा है वो वाक्यांश भी और उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कर्ता के विस्तारक के अंतर्गत क्या कुछ आता है। बात करें कर्ता, आपको बता दिया कर्ता स्वयं ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ कर्ता का विशेषण, कर्ता का विशेषण, विशेषता किसकी बताई जाए? कर्ता की। कर्ता की विशेषता बताने वाला विशेषण भी किसके अंतर्गत आएगा? उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा संबंध कारक, यानी कर्ता का संबंध दर्शाने वाला जो पद है वो भी उद्देश्य का ही भाग होगा। साथ ही बात करें पदबंध, पदबंध की बात करें, संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है। इन पदबंधों की बात करें तो हमें देखना होगा कि वो पदबंध कर्ता के साथ संबंध दर्शा रहा है, कर्ता के साथ संबंध दर्शा रहा है, वो पदबंध भी इसका ही भाग होगा। यानी कर्ता की विशेषता बताए उस आधार पर वो विशेषण पदबंध हो सकता है, या फिर कर्ता के संबंध में बात की जाए वो संज्ञा पदबंध के अंतर्गत शामिल कर लेंगे। समझिए उदाहरण के माध्यम से। पहला उदाहरण, चतुर मोहन हंस रहा है। एक बार हम इस चतुर को हटा देते हैं। अब देखते हैं मोहन हंस रहा है। मोहन हंस रहा है, इस वाक्य में सीधे शब्दों में आप पहचान सकते हो कि किसके विषय में बात की जा रही है। किसके विषय में बात की जा रही है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ किसके संदर्भ में बात की जा रही है? मोहन के संदर्भ में। सीधे शब्दों में मोहन क्या है? यहाँ कर्ता की भूमिका भी निभा रहा है, यानी कर्ता मोहन है। और मैंने आपको बताया कर्ता क्या होता है? उद्देश्य होता है। साथ में देखना आपको यह है कि क्या कर्ता का विस्तार हो रहा है। कर्ता का विस्तार की बात करें, क्या इस कर्ता के साथ विशेषण पद है, विशेषता बताने वाला है, या इसका कोई संबंध कारक इसके साथ है? नहीं है, नहीं कोई पदबंध है। तो ये अकेला मोहन ही यहाँ आपके पास क्या होगा? उद्देश्य होगा, क्योंकि जिसके विषय में कहा जाए वो उद्देश्य होता है। यहाँ मोहन के विषय में कहा जा रहा है तो मोहन यहाँ क्या है? उद्देश्य है। अब बात करते हैं शेष बच गया जो भाग, इस वाक्य का शेष बचा हुआ भाग है वो क्या है? विधेय हो जाएगा। विधेय के बारे में हमने अभी जाना नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे। इसी वाक्य का दूसरा ये विधेय होता है। एक बार मैं बता देता हूं। विधेय
उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। यानी उद्देश्य आपको पता चल गया तो विधेय पहचानने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सीधे शब्दों में आपको मैंने क्या बताया कि जिसके विषय में कहा जाए उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में कहा जाए वो विधेय होता है। अब विधेय के अंतर्गत क्रिया और क्रिया का विस्तारक प्रयुक्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे। तो यहां आप समझ गए मोहन क्या है, उद्देश्य है। मोहन क्या है, उद्देश्य है। अब इसी उदाहरण को हमने इस रूप में लिखा, इससे पहले जोड़ दिया चतुर। चतुर मोहन, किसके बारे में बात की जा रही है, मोहन के बारे में। साथ ही ये चतुर शब्द है, ये मोहन की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि कर्ता का विस्तारक जो है वो विशेषण भी उसके साथ शामिल हो जाएगा, यानी कर्ता का विशेषण। यहाँ मोहन है, मोहन की विशेषता बताने वाला पद है। इसका मतलब ये है कि ये विशेषण मोहन के साथ ही प्रयुक्त होगा। मोहन उद्देश्य है तो ये चतुर भी उद्देश्य का ही भाग होगा। तो इस वाक्य में अगर आपसे कोई उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करवाया जाए तो चतुर मोहन यहाँ क्या है, उद्देश्य, और हंस रहा है यहाँ क्या है, विधेय। आगे देखो, एक उदाहरण और है आपके सामने, श्याम का भाई मोहन। यहाँ किसके संदर्भ में बात की जा रही है, मोहन। पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, मोहन। काम को करने वाला कर्ता मोहन यहाँ करता है। कर्ता क्या है, उद्देश्य कह सकते हो। अब उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता ही नहीं आता, कर्ता का विस्तारक भी प्रयुक्त होता है। कर्ता का विस्तारक की बात करें तो एक स्वयं कर्ता हो गया, कर्ता का विशेषण अगर उस वाक्य में है तो, या कर्ता का संबंध कारक। तो आपको यहां देखने को मिलेगा राम का भाई मोहन, यानी आप यहां कौन सा कारक देखने को मिल रहा है, संबंध कारक। कौन सा कारक है, संबंध कारक। अब संबंध कारक है तो कर्ता का संबंध वो उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा। यानी ये पीछे वाला भाग जो है ये मोहन के संदर्भ में ही प्रयुक्त हुआ है। तो मोहन करता है, सॉरी उद्देश्य है, तो ये सारा का सारा जो मोहन से संबंधित बातें हैं वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आ गई, उद्देश्य के अंतर्गत आ गई। पढ़ता है ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। अब देखिए आगे हम बात करें, समय का सदुपयोग करने वाला लड़का सफलता प्राप्त करता है। कौन, लड़का। सफलता कौन प्राप्त करता है, लड़का। सफलता प्राप्त करने का कार्य कौन करेगा, लड़का। लड़का क्या है, कर्ता। अब यहां इससे पहले जो आ रहा है वाक्य का, ये जो वाक्यांश आप कह सकते हो, समय का सदुपयोग करने वाला लड़का, यानी ये पदबंध है। ये पदबंध पूरा का पूरा पदबंध ही क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि ये भी इस लड़के के संदर्भ में ही बातें की जा रही है। ये लड़के से ही जुड़ा हुआ है, ये इससे पहले वाला भाग, तो ये उद्देश्य है। सफलता प्राप्त करता है, ये शेष बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा, विधेय। जैसा कि आप आगे जानेंगे, वाक्य का दूसरा अंग क्या है, विधेय। विधेय होता क्या है, विधेय के अंतर्गत मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उद्देश्य कर्ता को सामान्यतः आप उद्देश्य मान सकते हो। यहां विधेय की बात करें तो विधेय में क्रिया को आप शामिल कर सकते हो, लेकिन क्रिया के साथ साथ क्रिया का विस्तारक भी क्या होता है, विधेय का ही भाग होता है। मैंने आपको इस पहले वाले उदाहरण के माध्यम से भी बताया। अब आप आगे देखिए, यानी विधेय के अंतर्गत क्रिया और क्रिया का विस्तारक। क्रिया और क्रिया का विस्तारक क्या है, उद्देश्य नहीं, विधेय का ही भाग है। क्रिया व क्रिया का विस्तारक क्या है, विधेय का भाग है। साथ ही एक बात जरूर ध्यान रखें, जैसे कि कर्ता के साथ कर्ता का विशेषण देखने को मिला था, कर्ता का संबंध कारक और भी हैं। उन कारकों को आप किस में शामिल करोगे, आप उसको उद्देश्य में शामिल करोगे या विधेय में। तो एक सामान्य सी बात मैं आपको बताता हूं, कारक जानते हो 8 होते हैं, उसमें कर्ता कारक ये तो उद्देश्य है ही है, कर्ता तो उद्देश्य होता ही है, ये मैंने बताया। इसके अलावा और कौन कौन से कारक हैं जिसको आप उद्देश्य के अंतर्गत शामिल कर सकते हो। एक है आपका संबंध कारक। संबंध कारक है, ये भी क्या है, उद्देश्य का ही भाग होता है।
जैसा कि आपने यहां देखा श्याम का भाई मोहन, ये संबंध कारक था, श्याम का भाई संबंध बता रहा है, तो ये किसके अंतर्गत रखा हमने, उद्देश्य के अंतर्गत। एक संबोधन कारक होता है, एक होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक भी किसके अंतर्गत आएगा, उद्देश्य के अंतर्गत। यानी ये तीन कारक ही उद्देश्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शेष बच गए कारक वो विधेय के अंतर्गत शामिल होते हैं। बात करें कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये पांच जो कारक शेष बच गए, इन सबको हम विधेय के अंतर्गत रखेंगे। तो ये बात जरूर आपको ध्यान रखनी है कि ये कर्ता कारक अगर आपके सामने है, संबंध कारक है, संबोधन कारक, इनको तो आप उद्देश्य में शामिल करोगे। शेष बच गए सभी कारक हैं वो क्रिया का विस्तारक होंगे, क्रिया का विस्तारक होंगे, और क्रिया का विस्तारक वो क्या होगा, विधेय होगा। समझिए, जैसे देखो, वह अपनी पत्नी के लिए उपहार लाया, वह अपनी पत्नी के लिए उपहार लाया। अब यहां आप देखें, इस वाक्य के अंतर्गत आपसे पूछा जाए उद्देश्य और विधेय बताओ। अब उद्देश्य की बात करें तो किसके बारे में बात की जा रही है, तो आप देखेंगे इसमें उपहार लाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, वह के द्वारा, वह के द्वारा उपहार लाने की क्रिया की जा रही है, कार्य किया जा रहा है। अब कार्य करने वाला क्या हो गया, कर्ता। कर्ता आपके सामने क्या है, वह यहां किस में शामिल कर दोगे आप, उद्देश्य में। वह को किस में शामिल कर दिया, उद्देश्य। अब आपसे कहे कि इसी वाक्य में विधेय को अलग कीजिए, तो शेष बच गया वो क्या है, विधेय। सीधे शब्दों में आप इस तरह से देख सकते हो, अपनी पत्नी के लिए, किसके लिए, पत्नी के लिए, ये क्या है, ये सारा का सारा भाग संप्रदान कारक है। किसके लिए, अपनी पत्नी के लिए संप्रदान कारक है। क्या लाया, उपहार। उपहार क्या है, यहाँ कर्म कारक है, कर्म कारक है और संप्रदान कारक है। तो क्रिया से पहले एक तो कर्म कारक देखने को मिला वाक्य में, और एक संप्रदान कारक। तो दोनों ही कारक, कर्म कारक की बात करें या संप्रदान कारक की बात करें, दोनों ही किसके अंतर्गत आएंगे, विधेय। तो आप कह सकते हो कि अपनी पत्नी के लिए उपहार लाया, ये पूरा का पूरा भाग विधेय के अंतर्गत आएगा। ये क्या होगा, विधेय होगा। अब समझिए, एक उदाहरण और मैं आपके सामने रखा हूं। योग्य शिक्षकों द्वारा कैम्ब्रिज स्कूल में अच्छी पढ़ाई करवाई जाती। इस वाक्य को आपके सामने रख दिया जाए और कहें कि भी उद्देश्य और विधेय को पहचानो या अलग अलग कीजिए, तो यहाँ पढ़ाई करवाई जाती है किसके माध्यम से, यानी कर्ता कौन है, पढ़ाई करवाने का काम कौन करते हैं, तो शिक्षक। शिक्षक, यहाँ ये शिक्षक क्या है, यहाँ कर्ता। अब कैसे, योग्य, यानी शिक्षकों की क्या बताई गई, यहाँ विशेषता, और विशेषता बताई गई है, तो ये क्या हो गया, विशेषण। ये शिक्षकों की विशेषता बताने वाला पद है, विशेषण हो गया। तो मैंने आपको पहले बताया कि भी कर्ता का विशेषण भी क्या है, उद्देश्य का ही भाग होता है। तो शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है, तो शिक्षकों द्वारा ही कर्ता, और योग्य क्या है, कर्ता का विशेषण। तो कर्ता और कर्ता का विशेषण, ये तो भाग किसमें आएगा, उद्देश्य में, और शेष बच गया भाग क्या है, विधेय। तो ये पूरा का पूरा भाग क्या है, विधेय। अब देखिए इसको आप समझिए। अगर आपको पता है कारकों का तो अच्छी बात है, नहीं भी पता चल रहा है तो उद्देश्य को अलग कर दिया, उसके बाद शेष बचा हुआ भाग किसमें शामिल कर दोगे, विधेय के अंतर्गत। कैम्ब्रिज स्कूल में कहां, अधिकरण कारक हो गया, कहां, अधिकरण कारक, अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है। तो ये क्या करवाई जाती है, पढ़ाई, और पढ़ाई यहां पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ अच्छी, अच्छी यानी पढ़ाई की विशेषता बता रहा है। तो ये कर्ता की विशेषता नहीं बताई जा रही, बल्कि यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो क्रिया की विशेषता बताने का ये क्रिया विशेषण हो गया। तो ये सारा का सारा भाग आपको किसमें शामिल करना होगा, विधेय में। तो इस तरह से
वाक्य के जो दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, इन दोनों को अलग अलग आपको जानना है, अलग अलग इनकी पहचान करनी आनी चाहिए। और इस तरह के जो वाक्य आपके सामने रखे जाएंगे, वाक्य के अंतर्गत आपसे पूछ लिया जाएगा कि उद्देश्य और विधेय को अलग अलग कीजिए, तो इस तरह के प्रश्नों का सामना आप आसानी से कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि वाक्य के आज हमने वाक्य के दो अंगों के बारे में जाना और आपको ये सब बातें समझ आई होंगी। धन्यवाद।